अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी खबर के साथ। अच्छी सी प्यारी सी खबर मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वैसे तो जब मर्द हजरात देखेंगे तो कहेंगे तो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सबकी ज़रूरत की चीज़ है। और स्पेशली एक वर्किंग वुमेन के लिए जो कि घर से बाहर निकल के अपने बहुत सारे कामों में मसरूफ़ होती है, जिसमें बच्चों को स्कूल से पिक करना, घर की बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना, क्योंकि हर काम भी हम मर्दों पर तो नहीं डाल सकते ना। तो वैसे भी सवारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उस सवारी को इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास गाड़ी है, वैसे तो मोटरसाइकिल भी, लेकिन ख़वातीन अमूमन मोटरसाइकिल्स या स्कूटी पाकिस्तान में तो बहुत कम इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी के पास ज़रा गाड़ी एक बेहतरीन सवारी होती है। और अगर कहीं आपका टायर पंक्चर हो जाए और बार बार उसमें आपको पंक्चर्स लगवाने पड़े और आपको मैकेनिक ये कह दे कि तो आपका तो टायर ही फारिग है, आपने घटिया कंपनी का टायर यूज़ किया हुआ है, तो इंसान के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन लगाई हुई होती कि हमें कौन सा खर्चा किस वक्त आन घेरेगा, क्योंकि 4 रोज़ पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो एडवाइस है आप लोगों के लिए जिस पर अमल भी करें, क्योंकि सर्विस टायर्स एक बहुत ही मारूफ पाकिस्तानी टायर ब्रांड है जो कि पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं कि बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसकी स्पेशलिटी ऐसी देखी जाए कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी 40 से ज्यादा ममालिक को ये एक्सपोर्ट किया जाता है। ये ब्रांड जो है वो आलमी सतह पर क्वालिटी और एतमाद की एक बेहतरीन अलामत बन चुका है। और सर्विस टायर्स की जो नई कैंपेन है, इनकी जो नई मुहिम है, उनकी आला मयार और आलमी मयार की अक्कासी करती है। यही वजह है कि इस साल के लिए सर्विस की जो मेगा कैंपेन है उसमें तुर्की के सुपरस्टार शामिल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुराक ओज़वेक की, जो कि इस वक्त हम देखेंगे कि सर्विस के जितने कमर्शियल्स होंगे उसके अंदर वो हमें नजर आएंगे। वैसे ही जो हम पाकिस्तानी लोग हैं वो टर्किश एक्टर्स को बड़ा पसंद करते हैं। जब से पाकिस्तान में टर्किश ड्रामास जो हैं वो ऑन एयर होना शुरू हुए, तो यही वजह है कि टीवीसी प्रोडक्शन की आला तरीन मयार के साथ बनाए जाते हैं सर्विस के ये टायर्स। और अपने मयार को बेहतर बनाने के लिए नए एडवांस डिज़ाइन और स्पेशल पॉलीमर मटेरियल के इस्तेमाल से टायर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है सर्विस। अभी जो नई कैंपेन है इसका मकसद ये है कि दुनिया भर के ड्राइवर्स को ये बताया जाए कि सर्विस टायर किसी भी सड़क पर हिफाजत और एतमाद में इजाफे को बाइस बनाता है। मतलब जो आपकी हिफाजत है और आपका जो एतमाद है उसका ये बाइस बनता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि किसी बेहतरीन कंपनी का टायर इस्तेमाल कीजिए। और जब मैं बेहतरीन कंपनी की बात करी तो सर्विस से बेहतरीन सर्विस कोई आपको प्रोवाइड कर नहीं सकता। तो लिहाजा आपकी बाइक्स हो, आपकी साइकिल्स हो, आपके मोटरसाइकिल्स हो या आपकी गाड़ियाँ हों, इसमें सर्विस टायर को जरूर यकीनी बनाई। एनीवेज, आगे चलते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरा ये मॉर्निंग मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ कि जिन पर हमारा प्रोग्राम बेस्ड है। आए नफरत को उम्मीद से बदले, नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर। पानी पीटीआई ने आबादगी जाहिर कर दी, अब क्या होगा। 4 साल शरह सूद में बड़ी कमी। जी तो जनाब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कल एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ। और लेकिन आज का जो मैच है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बस यही कह लीजिए कि अब तो शायद दिल बहलाने को एक ख्याल अच्छा है, गालिब वो वाले मामला होंगे कि पाकिस्तान और कनाडा का मैच है आज। और T20 वर्ल्ड कप वो अलग बात है कि हमारे लिए ये यात्रा अब ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ मैचेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी टीम को हर सूरत खेलने ही खेलने हैं। और उसमें ये एक मैच है जो पाकिस्तानी टीम का कनाडा की टीम के साथ। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने इंडिया के अगेंस्ट दिखाई है उसके बाद तो यही मालूम होता है कि कनाडा लोगों की फेवरेट टीम होगी इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो तज्जिए, जो तबसरे, जो लोगों का एग्रेशन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहे हैं, तो इस वक्त लोगों में खासा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान को अपने ग्रुप मैचेस जीतकर आगे बढ़ना है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका का अपने 2 मैचेस को हारना बहुत ज़रूरी है, तब हो सकता है कि हम आगे चलकर
क्वालिफाई कर सकें आने वाले दूसरी कैटेगरी के लिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हम अपनी जीत के लिए लोगों की हार का इंतजार नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतर यह है कि हम पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम कहां पर खड़े हुए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही इस बात का मुजाहरा होता है कि आप किसी की भी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी हार को तस्लीम करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। समी, जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने यूएस के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट दिखाई, उसके बाद आज पाकिस्तानी टीम से कोई खास तवक्को रखते नहीं है शायकीन क्रिकेट? जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमने इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बुरी क्रिकेट खेली है, और जिस तरह की उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से की जा रही थी कि कम से कम कुछ बेहतरी दिखाएंगे, वैसी क्रिकेट हमने नहीं खेली। लेकिन कनाडा की जो टीम है वो निस्बतन कमजोर टीम है, तो अगर हम उनके खिलाफ भी उस तरह से ही खेलेंगे और वैसे ही परफॉर्म करेंगे फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निस्बतन कमजोर टीम है, पाकिस्तान को वो मुश्किल से दो चार नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान कम से कम उनको आसानी से शिकस्त दे देगा। इसका मुख्तसर जवाब बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये भी है ना समी कि इस वक्त जो हमने पाकिस्तानी टीम की हालत देखी है वो यकीन कीजिए कि शायद रोने को दिल करता है। हर बंदा इस वक्त झुंझलाया हुआ है पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस को देखे। वाज़ेह तौर पर लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि माद वसीम और रिजवान ने मैच हरवाया कुछ, और वसीम अकरम के हवाले से बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि 6 साल जो हमारे जो लड़के हैं इनको फारिग करके टीम में नए लड़कों की जगह बनाई जाए। और जो शाहिद अफरीदी साहब है उनकी ये स्टेटमेंट सामने, उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा वर्ल्ड कप के बाद कि एक्चुअली टीम में चल क्या रहा था। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिन्हें पता है कि टीम के अंदर क्या चल रहा था तो वो खामोश क्यों थे, क्योंकि खुद चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि मुझे मालूम था कि टीम के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, ये तो अभी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। टीम के अंदर बुनियादी तौर पे इख्तिलाफ है कप्तानी के ऊपर। ये एक इख्तिलाफ शुरू हुआ जिस वक्त बाबर को हटा के शाहीन को बनाया गया, फिर शाहीन को हटा के वापस बाबर को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहां से ये जो है इन चीजों का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है खिलाड़ी दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए। कुछ लोग जो है एक तरफ बाबर के साथ खड़े हैं, कुछ शाहीन के साथ खड़े हैं। वही ग्रुपिंग जो है वो टीम की कारकर्दगी पे आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज हो रही है, और उसका नतीजा आपने देखा है। पिछली तकरीबन 10 सीरीज में हमने शिकस्त खाई है। हम आयरलैंड से हारे हैं, हम न्यूजीलैंड की बी टीम से शिकस्त हमने खाई, फिर उसके बाद अमेरिका के हाथों हमने इबरतनाक शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा, और फिर हमने इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच उनको दे दिया। तो टीम में तो बुनियादी तौर पे ये इख्तिलाफात चल रहे हैं, और जैसे वसीम अकरम ने कहा है कि 6 खिलाड़ियों को निकाल के नए टैलेंट को लाने की जरूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं इस वक्त, वो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो, अच्छी क्रिकेट खेल भी सकते हो, लेकिन आप पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व हो और आप इस तरह के लड़ाई झगड़े में हो, ये तो बात एक्सेप्ट करते रहेंगे कि टीम में ग्रुप बंदी है, पॉलिटिसाइज हो गई है टीम, पॉलिटिक्स अंदर चले मान भी लिया जाए कि अंदर ऐसे सब कुछ हो भी रहा है। किस इदारे में नहीं होता? क्या हमारे ऑफिस में नहीं होता? क्या जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर नहीं होता? आप किसी ब्यूटी सैलून में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी स्टाफ मेंबर के दरमियान आपसी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी डिसीजंस लेने होते हैं। और उसके साथ साथ जो लड़कों की स्किल्स हैं वो हमारी टीम मैनेजमेंट को या हमारी सिलेक्शन को या हमारे बोर्ड को नजर नहीं आ रही। वसीम अकरम भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो करने क्या आए हैं। जी बिल्कुल दयाब, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप देखें इसको जरा बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखें। ना ये कोई ऑफिस है, ना ये ब्यूटी सैलून है, ना ये कोई ऐसा इदारा है। ये पाकिस्तान टीम की इज्जत या स्टेज पे लगी हुई है। Exactly, ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है। क्रिकेट से जो है जुनून की हद तक जिनका लगाव है। आप जब इस लेवल पे आके खेलते हैं तो आप अपने इख्तिलाफात को भूल जाते हैं। आपको ये मैं बताऊं कि पिछले कई अरसे से बाबर और शाहीन की आपस में बातचीत नहीं हो रही, ये आपस में बातचीत तक नहीं कर रहे। और रिजवान जो इससे पहले तक इन दोनों को आपस में करीब लाते थे या किसी भी लड़ाई झगड़े की सूरत में
मुसालियती किरदार अदा करते थे, अब उन्होंने थक हार के वो भी छोड़ दिया। ये इस मैच से कबल तक ये सूरत हाल थी। जब आप ऐसी सूरत हाल के साथ मैदान में उतरेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। फिर आपको अपनी कप्तानी बचाने का या अपनी टीम में जगह बचाने की फिक्र होती है। आप देखें बाज खिलाड़ी जो टीम में हम जिस वक्त विकेट्स ले रहे थे, तो जिन्होंने ओवर्स नहीं कराए हुए थे उनके एक्सप्रेशंस आपको अजीब से लग रहे थे, उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी क्योंकि उनको बॉलिंग नहीं मिली हुई थी और वो अपनी टीम में जगह बनाना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह से जाते हैं, लेकिन तो समीर यहाँ पे मैं हरगिज बाबर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बात कर रही हूँ कि जिनको खिलाया जा रहा वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनको नहीं खिलाया जा रहा चलो उनको तो छोड़ ही देना। आप इफ्तिखार को भी देखें, 40 मैचेस खिला चुके हैं लेकिन रिजल्ट जीरो। शादाब को इतना खिला चुके हैं, रिजल्ट जीरो। इमाद को खेलने के लिए भेजा, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो हमें बड़े छक्के चौके लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पर उनसे गेंद नहीं खेली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और रही बात बाबर आजम की, तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी कप्तानी जैसी होनी चाहिए थी वैसे नजर नहीं आ रही। हम कब तक इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है वो चेंज होती रहेगी, टीम सिलेक्टर्स चेंज होते रहेंगे? नहीं हो सकते तो पाकिस्तानी टीम के जो अनमोल रतन है इनमें से कोई एक आधा चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये होता तो ऐसे ही रहा है, लेकिन अभी मौका आ गया है कि अभी इसके बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। क्या आप ऊपर से 3-4 लोगों को फारिग करें, नए टैलेंट को मौका दें। आप बाबर की बात करती हैं, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस ठीक रही है, लेकिन कप्तानी में वो हमें बैकफुट पे नजर आते हैं। फिर आप बैटिंग अप्रोच जो हम कब से इस पे रोना रोते हैं, आप देख लें। लेकिन समीर बाबर ने कभी किसी बड़ी मैच के अगेंस्ट उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी है बहुत अरसे से। बांग्लादेश जैसी टीमों से तो चले फिर हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम से मोडे इंटरनेशनल में हारे थे, ठीक है। उसके अलावा आयरलैंड से हम लोग हार गए, अमेरिका से हम लोग हार गए। तो ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 14 गेंदों पर 13 रन बना लेना, 42 गेंदों पे 43 बना लेना, ये तो आप एक एक बॉल पर एक एक रन की एवरेज दे रहे हैं ना। उधर आप फिर कोहली से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप कोहली से तो अभी कंपैरिजन मेरे ख्याल अब आके गलत होगा। और ये तो बेचारे कोहली की बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो ये कहूंगी सीधा सीधा, उसको डिफेम करने वाली बात है। बिल्कुल, दोनों नहीं है। कोहली जितने बड़े खिलाड़ी हैं और जिस तरह से वो अपनी टीम को कामयाबियां पे दर पे दिलाते हैं, हम उसके करीब भी नहीं है। लेकिन आप देखें, बाबर का कसूर अपनी जगह होगा। आप बाकी बैटिंग लाइनअप को भी तो देखें ना। आप ये देखें, आपको अगर बाबर आउट हो गया है तो आपको एक अच्छा 30, एक अच्छा 40 चाहिए था। हम मुसलसल ये बात भी तो क्या बाबर का इन्फ्लुएंस नहीं था? शादाब को टीम रखने का डिसीजन क्या बाबर की मर्जी से नहीं हुआ? आजम खान खेल रहे हैं, क्या वो बाबर के चहीते नहीं हैं? अब मेरे ख्याल वो आजम का तो शायद ऊपर से कोई सिलसिला ज्यादा है, वो उनके इतने चहीते ना हो, लेकिन शादाब का तो सारी दुनिया को मालूम है कि ये बाबर के करीब होने की वजह से टीम में है। और आप देखें, आप वो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उनसे एक ओवर ही नहीं करा रहे, तो फिर उनकी टीम में क्या जगह है? मुझे तो उनके ऑलराउंडर की भी समझ नहीं आती है। समीर देखें, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मैं तो फिर वो हूँ जिसको कहते हैं कि एक ऐसा बंदा, एक आम व्यूअर जो मैच देखता है, आप तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। मतलब शादाब की ना बॉलिंग चलती है, शादाब की बैटिंग नहीं है, फील्डिंग में हम उनको बेहतर परफॉर्म, वो किस चीज के ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर तो वो है नहीं है, वो तो उन्होंने आके बाद में बैटिंग शुरू की। जो उनका बुनियादी काम था वो लेग ब्रेक बॉलिंग थी, और उस लेग ब्रेक बॉलिंग की बदौलत उसका मकसद ये होता है कि T20 में आप आके रन जरूर खाते हैं, लेकिन 1-2 क्रूशल विकेट्स आप निकाल लेते हैं, वो आपका काम होता है। इस काम से वो काफी अरसे से दूर हो चुके हुए हैं। उनसे बॉलिंग विकेट्स लेना तो दरकिनार, वो जगह पे बॉलिंग नहीं कर पा रहे और मुसलसल रन खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये देखा कि मुझे अगर उधर से मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं एक आध अच्छी बारी कर दूं या थोड़ा सा चला के मैं खेल लूं, तो मुझे जो है शायद बैटिंग का मौका मिल जाए और उस बुनियाद पे मुझे टीम में रखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप के बाद बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अगर हम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जिसके ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, तो फिर अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा, ना कि हम डायरेक्टली 8 टीमें जो है डायरेक्टली वर्ल्ड कप खेलेंगी और बाकी टीमें जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के आएंगी। तो पाकिस्तान के लिए तारीख में ये स्याह तरीन हमारे पे वक्त होगा, हम पे धब्बा होगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप में आएंगे अगर हम उसमें कामयाब होते हैं। ये अफसोस का मकाम।
अफसोस का मकाम सिर्फ यही नहीं है समी, हमारे लिए अफसोस का मकाम ये भी है कि हम जब जब वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस देखते हैं, पीसीबी की तरफ से ऐलान होता है कि हम उखाड़ पिछाड़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन टीम बेटे दमादों पता नहीं किन किन से, कोई किसी पीएसएल में कोई बड़ी फ्रेंचाइज के साथ किसी टीम का जुड़ा हुआ है, कोई किसी अच्छे ब्रांड की स्पॉन्सरशिप लेकर आ रहा है तो वो रुका हुआ है। मुझे ये बताएं, चेयरमैन पीसीबी का भी तो एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने तो बड़ा दावा किया था कि पूरा 1 महीना कोई बोलेगा नहीं टीम से रिलेटेड। फिर वहाब रियाज को आप देख लें, वो उनकी सिलेक्शन, मतलब मैं तो हैरान हूं। इससे बेहतर आपको क्लब क्रिकेट के हो रही होती है, जिस तरीके से टूर्नामेंट्स एंकर्स के साथ भी बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स खिलवा रहे होते हैं, पिंडी में हो रहा होता है, लाहौर में हो रहा होता है। मुझे लगता है कि इन टीमों को भेजना चाहिए उल्टा। बिल्कुल, लेकिन ये वहाब तो मेरा ख्याल है शायद उनका भी आखिरी टूर है। ये तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ज्यादती की गई कि एक नाकाम खिलाड़ी को जो रिसेंटली परफॉर्मेंस ना होने की बुनियाद पर टीम से बाहर हुए, हमने ला के उनको किसी से जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवार कर दिया। वो डग आउट में भी नजर आते हैं, वो आपको ड्रेसिंग रूम में भी नजर आते हैं। आप खुद कुछ अरसे से इस नेगेटिविटी का शिकार हैं, तो आप क्या टीम को और कौम को पॉजिटिविटी देंगे? इसी तरह आप ये जो खराबियां हैं, इनकी बुनियाद क्रिकेट बोर्ड से शुरू होती है। क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले वो लोग होने चाहिए जिनका क्रिकेट का और मैनेजमेंट का एक्सपोजर हो, जिनको इस चीज में एक्सपीरियंस हो। आप डंडे से हर चीज नहीं चला सकते। आप तो मुझे ये बता दीजिए ना कि कोई नाउ हाउ भी नहीं है चेयरमैन पीसीबी के पास। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच अब्दुल समी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिससे यूं कह लीजिए कि पूरी कौम जो है ना बस गम गुस्से में बैठी हुई है। और चेयरमैन पीसीबी, वहाब रियाज, बाबर आजम, मेरे ख्याल से इन 3 लोगों की जो शक्लें हैं ना, कौम बिल्कुल नहीं देखना चाहती, ना टीवी पर देखना चाहती है, ना स्टेडियम में देखना चाहती है। एनीवेज, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो ब्रेक के बाद विद इन द कंट्री पॉलिटिकल पल्स जानने की कोशिश करते हैं और इस मुल्क के बाहर हम किस तरीके से अपने खारजी उमूर को बेहतर बना सकते हैं उस पर भी बात करते हैं आज के सेगमेंट में। क्योंकि रिसेंटली अभी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो हैं वो बरसर इख्तियार आ चुके हैं और इसके बाद हमने देखा कि जहां पर दीगर ममालिक की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबादों का सिलसिला बना हुआ है, वहीं पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इस वक्त खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद उन्होंने उन्हें मुबारकबाद पेश की एक्स के थ्रू, और जिसे एक्सेप्ट किया, वेलकम किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उसके जवाब में ये भी कहा कि हम जो हैं वो अपनी जो हमारी सिक्योरिटी है, जो कि हमारे दीगर मामलात है, उसको सर फहरिस्त रखते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है। मतलब ये कि साफ जाहिर हो रहा है कि वो बातचीत कभी भी अगर करेंगे तो हमेशा पहले वो अपनी मुल्क की सिक्योरिटी अमूर को मंजर आम पर रखेंगे और उनको ज़्यादा तरजीह देंगे। दूसरा ये कि जो हत्या अज़द का बिल पास हुआ उससे रिलेटेड रात गए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई हैं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो आज इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे और बजट की मंजूरी दी जाएगी। शौकत पराचर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पराचर साहब। पराचर साहब, लेट्स स्टार्ट विद द वेलकम नोट, जो कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से नरेंद्र मोदी को भेजा गया, लेकिन कहा यह गया उनकी तरफ से हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारी सिक्योरिटी, हमारे मामलात वो हम उनको प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो आपको लगता है बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी नरमी या पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें देखी जा सकती है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कल पाकिस्तान की तरफ से 2 एक्स मैसेजेस गए। एक तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से था जी। वो बिल्कुल वही चंद वर्ड से जैसे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो नरेंद्र मोदी ने उनको एक्स पे मुबारकबाद दी थी। मियां शहबाज शरीफ की तरफ से भी बिल्कुल ही उतने ही अल्फाज थे। अच्छा, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो ट्वीट, जो एक्स मैसेज गया, वो उससे ज्यादा यानी कॉन्टेक्स्ट था उसका। और सिमिलरली जब नरेंद्र मोदी का जवाब आया तो वो भी कॉन्टेक्स्ट, वो नपा तुला, वो चंद अल्फाज नहीं थे बल्कि ज्यादा था। और आपने दुरुस्त कहा कि सिक्योरिटी का उन्होंने लिखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, कि वेल बीइंग ऑफ आवर पीपल इज आवर प्रायोरिटी, यानी लोगों की खुशहाली
और मियां नवाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ज्यादा वार्मथ हमें नजर आई दोनों तरफ से, और वो कॉन्टेक्स्ट है कि दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी जी लाहौर आए थे। वो काबुल से वापस आते हुए लाहौर रुके थे, इनके मेहमान बने थे, और वैसे भी और भी जगहों पे इनका, मुझे याद है उफा में एक SCO का इजलास था रशिया में, वहां भी इनकी मुलाकात हुई थी। जहां तक ये मामला है कि मोदी नरम होंगे या नहीं होंगे, मोदी की नरमी से हट के अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि क्या पाकिस्तान और भारत कभी अच्छे हमसाए बन सकेंगे थ्रू दिस गवर्नमेंट टॉक्स, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक्सरियत नहीं है, और मोदी साहब को भी इस बार कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली जैसे वो 400 सीटें कह रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बिल्कुल, मतलब वो पहले अपने घर के हालात को संभाल लें, क्योंकि इतनी अक्सरियत के साथ तो वो पार्लियामेंट नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पराचा साहब, दूसरा मामला बजट के हवाले से मैं डिस्कस करना आपसे चाहूंगी कि आज वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत भी कर रहे हैं इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से, तो क्या लगता है आपको इस बजट के अंदर रिलीफ तो हमें बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन क्या टैक्स वगैरह जो है, टैक्सेशन का जो मामला है, क्या सैल्यूट क्लास तबका, तनख्वाहदार तबका इसके लिए थोड़ा सा आसान होगा? जब हम पाकिस्तान के बजट की बात करें और ख़ास तौर पर इस बार के बजट की बात करें, तो हमें ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि अब की बार या पिछली बार जो बजट बना बिल्कुल IMF के उस टाइट रोप के ऊपर बना, और पिछली बार तो चले फिर भी वो पाकिस्तान का प्लान मंजूर हो चुका था। अभी जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई है 6 से 8 बिलियन डॉलर की, दैट स्टिल इन द पाइपलाइन। उस पे IMF की टीम आई थी, बट शॉर्ट ऑफ साइनिंग टॉप लेवल एग्रीमेंट दे वेंट बैक। उससे इंडिकेटर तो अच्छे आए, इशारे अच्छे आए, लेकिन अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो लिहाजा जब मैं समझूं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि IMF के साथ मुज़ाकरात चलते हुए कोई मुझे रिलीफ मिलेगा, तो फिर देन इट मस्ट लुक नाइव। सैलरीड क्लास के ऊपर ही हमेशा टैक्स का बोझ आता है। जो बड़े लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, मसलन पिछले साल कोई 300 अरब से ज्यादा सैलरीड क्लास ने कंट्रीब्यूट किया, और कोई 80-85 अरब रुपए ये हमारे बिग एक्सपोर्टर्स ने कंट्रीब्यूट कर टैक्स का। और वो भी बाद में बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं कि जिनको रिफंड मिलना चाहिए। अब पता नहीं वो रिफंड किस चीज का दिया जाता है। FBR के पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये लोग जाके मीटिंग्स करते हैं, और हर गवर्नमेंट को हमारे बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ब्लैकमेल करते हैं। एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते, लिहाजा वो जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, यानी हर चीज पे आप 1 रुपया पॉलिश पे बढ़ा दें, 5 रुपए आप बिस्किट्स पे बढ़ा दें, डबल रोटी पे बढ़ा दें। गंदम कम हुई है, गंदम कोई लेने वाला नहीं है, और मजाल है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, या पेट्रोल जितना कम आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई महंगाई कम हुई हो। अब मुझे रिलीफ नहीं नजर आता। आज बहरहाल कैबिनेट का इजलास है। गंदम वाले मामले पे तो किसान भी मरीम नवाज साहिबा से बड़े नाराज हैं पराचा साहब, न जाने वो किस किस्म के फैसले कर रही हैं किसानों के मामले में। लेकिन एक लास्टली मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ, हत्या की इज्जत बिल के हवाले से तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों की रात की गिरफ्तारी हमले में लाई गई है, इस पर मैं चाहूंगी कि आप अपना मुख्तसर एनालिसिस दे दें। देखें, ये बिल लाया गया, अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी तो बरमला कह रही है कि हम इसमें पार्टी नहीं है। इस बिल को लाने के कुछ मकसद तो थे ना, मतलब ये एक्सरसाइज इन एयर तो थी नहीं। तो वो जो इस बिल को लाने के मकसद थे, जिस तरह की वो पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसी गुफ्तगू की जाती है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो उस बिल पे अब चूंकि कल साइन हो गए हैं और उसके बाद वो बिल एक कानून की शक्ल अख्तियार बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इससे किनारा करते हुए भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराचा साहब, अपना वक्त देने के लिए। कहाँ खबर है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी है। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी। इजाफी फंड की मंजूरी दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी है, जबकि मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी, और इजाफी फंड्स की मंजूरी दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी।
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद एक अहम इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हत्या इज़्ज़त कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने हत्या इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया, जबकि अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। अदालत ने दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। एक और अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात देखने को मिले हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर आज तेजी देखने में आई है। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 448 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि 100 इंडेक्स 73,700 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 73,252 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और अभी एक क्विक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से, जिसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि अलखिदमत फाउंडेशन एक तवील अरसे से काम कर रहा है और इसके जो कोशिश यही रही है कि तमाम जो गरीब हैं या जो यतीम हैं उन लोगों की फलाह के हवाले से काम किया जाए। तो एक ऐसी NGO जो कि लोगों की खिदमत के हवाले से काम कर रही है, या उसकी कोशिश यही रही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। ऐसे में आज हम एक बार फिर से अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे, जिसके जो सदर हैं मुजाहिदुल्लाह साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब, हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन मुल्क और बैरून मुमालिक इतने सारे नेकी के काम कर रही है। हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अलखिदमत फाउंडेशन का दायरा कार क्या है और ये किन किन प्रोजेक्ट्स में खदमात सर अंजाम दे रही है। जी बहुत शुक्रिया जी। अलखिदमत 7 बड़े एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी पहचान तो हमारी डिज़ास्टर के अंदर काम है। अल्लाह ना करे कहीं ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आए, तो आप देखते हैं कि अलखिदमत की टीमें फ्रंट फुट पे उस पूरे काम के अंदर अपना हिस्सा डालती हैं, अपने शहरियों को, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए। इसी तरह से फिर हम तालीम के अंदर काम कर रहे हैं। हेल्थ के अंदर एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, मैयत गाड़ियाँ हैं, तो ये एक बड़ा काम है। इसी तरह से हम साफ़ पानी, पाकिस्तान के वो इलाके के जहाँ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, अच्छा। तो वहाँ पे पंप्स लगाना, वहाँ पे कुएँ खोदना, और जहाँ पे पानी अवेलेबल है लेकिन पानी साफ़ नहीं है उसके ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट का पूरा प्रोसेस। तो ये अच्छा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, हर साल हम देखते हैं कि ईद उल फितर पर तो आप लोगों की तरफ से बच्चों के लिए भी और उनके माओं के लिए भी गिफ्ट्स का एहतमाम किया जाता है, लेकिन ईद उल अज़हा पर अलखिदमत फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं? अच्छा, जो हमारा वैसे तो यतीम बच्चों की कफ़ालत इटसेल्फ हमारा एक पूरा सर्विस एरिया है जिसमें हम आगोश के नाम से भी काम कर रहे हैं और यतीम बच्चों की फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो ईद का मौका है तो ये एक बड़ा हमारा कुर्बानी फीसबिल्लाह का एक ऑपरेशन है जो इस मौके पे हम करते हैं। और उसके पीछे थीम ये है कि पाकिस्तान के वो लोग के जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं, तो उनके लिए गोश्त खरीद कर खाना तो शायद पूरा साल मुमकिन नहीं होता। तो इस मौके पे कि जबकि खुशी का एक त्यौहार है, तो वैसे तो ज़िंदगी ऐसे तैसे गुजर ही जाती है, लेकिन खुशी के मौके पे जो महरूमी है वो और बढ़ जाती है। हम ये समझते हैं कि ऐसे मौक़ों पे इन फैमिलीज़ तो खुशी के मौके पे जो आपने कहा ना कि महरूमी और बढ़ जाती है, ऐसे में जो हमारे गज़ा के बहन भाई हैं, मुतासरीन हैं, उनको आपने किस हद तक याद कर रखा है अपने खिदमात में? उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने का भी कोई इंतज़ाम किया गया हो? वैसे तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, पिछले साल तक हमने कमोबेश 18 लाख पाकिस्तानी जो गरीब और मुतासर लोग हैं उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया था। इस दफ़ा चूँकि गज़ा के अंदर एक क़यामत बपा है और वहाँ तो बदतरीन हालात हैं, उनके लिए तो पीने के पानी के 2 घूंट भी बाज़ जगहों पे मुयस्सर नहीं है, तो उनके लिए भी कुर्बानी की कैंपेन हमने स्टार्ट की है और उसमें हम 3 ऑपरेशन कर रहे हैं। एक तो गज़ा के अंदर जो जानवर अवेलेबल हैं वो परचेज़ किए जा रहे हैं ताकि वहाँ कुर्बानी की जाए। दूसरा ये कि गज़ा से
हज़ारों फैमिलीज़ जो हैं वो माइग्रेट करके किसी न किसी तरीके से वो मिस्र में पहुंच गई हैं। तो मिस्र के अंदर इंशाल्लाह हम कुर्बानी करेंगे जो हमारे डोनर्स देंगे। अच्छा। हमारे मरकज़ी सदर जो हैं वो ये ईद कुर्बान जो है वो गज़ा के लोगों के साथ मिस्र में इंशाल्लाह गुजारेंगे। और तीसरा प्रोसेस हम ये कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो फ़ीसबिल्लाह कुर्बानी गज़ा के लिए आएगी, हम उस कुर्बानी की स्लॉटिंग के बाद उसको इंशाल्लाह गोश्त बना के तो उसको कुक करेंगे और जो रेडी टू ईट होगा वो प्रोसेस करके तो उसको ठीक है। लेकिन जिक्र हम जैसा गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि लोगों में हाइजीन के हवाले से खासी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अल खिदमत फाउंडेशन इतनी बड़ी सतह पर कुर्बानी तो करती है, लेकिन हाइजीन को कैसे यकीनी बनाया जाता है? क्योंकि लोग भी जानना ये चाहेंगे कि जो गोश्त आप उन तक पहुंचा रहे हैं वो किस कदर साफ है या किस तरीके से प्रोसीड होकर उन तक पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम आपका सवाल है। इसमें तो हम एक तो जो हमारा कन्वेंशनल स्टाइल है कुर्बानी करने का वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन शहरों में भी स्लाटर हाउस हैं जो गोश्त को एक्सपोर्ट करते हैं या वो पाकिस्तान के अंदर भी वो गोश्त फराहम करते हैं, तो कमोबेश वो सारे स्लाटर हाउस हम बुक कर लेते हैं इससे पहले, और इस साल भी हमने बुक किया है। और वहाँ पे बड़ी हाइजेनिक अंदाज से पूरा प्रोसेस है कुर्बानी का। वहाँ कुर्बानी होती है, गोश्त बनता है, उसको हम फ्रोज़न यूनिट में भेज देते हैं। जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो फिर उसको गरीब आबादियों में चिलिंग वैन जो है उनके ज़रिए से भेजते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने पिछले साल से एक और काम भी शुरू किया है। जब ये लिम्पी स्किन वगैरह की बीमारी आई तो फिर हमने कैटल फार्म का एक तजर्बा किया। पिछले साल एक कैटल फार्म हमने लिया, इस दफ़ा 3 लिए हैं। अच्छा। तो जानवर हमने ख़रीद लिए हुए हैं, वक्त से पहले ख़रीद लिए हैं, और उसको हम आइडेंटिफाई फिर कर लेते हैं कि इसमें कोई बीमारी ना हो, ये हेल्दी हो। तो इस तरह से हाइजेनिक कुर्बानी के हवाले से कैटल फार्म और फिर स्लाटर हाउस, ये वो 2 प्रोसेस हैं कि जिसके ज़रिए से हम इसको इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा ना कि ईद उल अज़हा में शदीद गर्मी है, गर्मियों के मौसम में, इस बार भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इज्तिमाई तौर पर जो कुर्बानी का गोश्त है वो ख़राब होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपकी फाउंडेशन ने कुछ इंतजामात कर रखे हों? बाजार है, गोश्त अगर गर्मी में कुछ देर पड़ा रहे तो उसके अंदर खून की वजह से स्मेल पैदा होती है। तो हम ये करते हैं कि गोश्त की स्लॉटिंग के बाद चिलिंग वैन, जिसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान में आइसक्रीम है, इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं कि जो पूरे मुल्क में जाती हैं तो हम वो वैन जो हायर कर लेते हैं और फिर गोश्त हमने जहाँ भी पहुँचाना है तो उन चिलिंग वैन के ज़रिए से पहुँचाते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो गोश्त ख़राब नहीं होता और एंड यूज़र तक है। अच्छा, तो लेकिन लास्टली मुझे ये बता दें कि अल खिदमत फाउंडेशन ने कुर्बानी के मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तश्कील दिया है, ये कैसे काम करता है? तो ये वैसे मैं ज़रूर अपने जो सुनने वाले हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कमोबेश 50,000 से ज़ायद वॉलंटियर हैं जो कुर्बानी के इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। वो कुर्बानी का गोश्त उनके घरों तक पहुँचाते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, कोई लाइनें लगा के नहीं दिया जाता, नंबर 1। नंबर 2, हाइजेनिक और हेल्दी कुर्बानी की बात हमने की है। तीसरा ये कि हमने इसका एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिसके अंदर जानवर की परचेज से लेके तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी रिपोर्टिंग का प्रोसेस मौजूद है। अगर आपने हमें गाय का एक हिस्सा दिया है तो हम आपको रियल टाइम ये बता सकते हैं कि आपका हिस्सा किस जगह पे ज़बी हुआ है और कहाँ पे वो तकसीम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी और एक साइंटिफिक अंदाज से पूरे सिस्टम को हमने इसलिए डेवलप किया है कि जो हमारे डोनर्स हैं हम उनको रिपोर्टिंग भी कर सकें और इस बात को भी इंश्योर करें कि जो पैसे डोनर्स को भी अपडेट रखा जाएगा कि उनका दिया गया डोनेशन, उनकी पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वंस अगेन जनाब, ब्रेक के बाद हम बड़ी ही प्यारी सी मेहमान साहब की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जिनको देखने के बाद मेरे ऊपर तो शायद ये था कि ये विदेशी हैं तो यकीनी तौर पर इनका जो रंग रूप होगा या जो उनका बात करने का तरीका होगा वो बिल्कुल ब्रिटिश होगा, लेकिन उनसे मिलकर ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल अपने जैसी और अभी स्माइल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की एक तारीख रही है, एक हिस्ट्री रही है, और यही वजह है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये हमारे कल्चरल, हमारे सफारती, हमारी सियासी और तारीखी बुनियादों पर कायम है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स हैं इसलिए भी मजबूत हैं कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बरतानिया में मौजूद है और मुकीम है। इन 2 तरफा ताल्लुकात को परवान
चांद चढ़ाने में सिफारतकारों का किरदार बहुत ही अहम रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सख्त तरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है और ऐसे वक्त में बरतानिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मदद भी फ्राहम कर रहा है। तो पाकिस्तान में बरतानिया की जो हाई कमिश्नर हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर डेप्यूटी हेड ऑफ कम्युनिकेशन स्नेहा लाला आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। स्नेहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये टच था जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाह रही थी कि जिनको जानने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल विदेशी हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल देसी हैं। और इसकी मेन रीजन ये है क्योंकि आपके जो फोर फादर्स हैं वो पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, फिर माइग्रेट कर गए। ये क्या हिस्ट्री रही है? जी, मेरे दादाजी और दादी जी दोनों रोहरी से थे। अच्छा। और फिर पार्टीशन में गया इंडिया और फिर मैं यूके गया जब मैं बच्ची थी। लेकिन मैं बहुत खुशी हूँ मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और रोहरी में जा सकती तो रोहरी विजिट किया आपने भी? अभी नहीं, लेकिन मैं कराची गया। प्लान कर रही हैं? लेकिन प्लान कर रही हूँ। हाँ। और शायद देखूंगी अगर मिल सकती, देख सकती मेरे दादी और दादाजी का घर, रहने वाला का। तो घर वालों ने कुछ बताया या आपके दादा दादी ने कि वहां पर जरूर जाना स्नेहा, ये एरिया होगा, ये रास्ता होगा, कुछ गाइड किया? वो दोनों बच्चे थे। अच्छा, जब वो गया, जब माइग्रेट हुए वो यहाँ से। जी, फिर वो बोला कुछ डिटेल्स है मेरे पास घर जा पे। लेकिन अब तो रोहड़ी बहुत चेंज हो चुका होगा। क्योंकि उनको अपने बचपन का रोड याद होगा और आप अपनी जवानी में यहाँ पर आ रही है, तो ये बहुत लंबा अर्सा है। लेकिन मुझे ये बताएगा, यू बीइंग ब्रिटिश एम्बेसडर, यहाँ पर आप मौजूद हैं और सर्व कर रही हैं, तो क्या टास्क है आपका स्नेहा विद इन द पाकिस्तान? किस तरीके से काम कर रही हैं पाकिस्तान और यूके के लोगों को करीब लाने के लिए? फिर हाँ, मेरा जॉब कम्युनिकेशंस में हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है लोगों के रिलेशनशिप। पाकिस्तान और यूके बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ओरिजिन यूके में है, बहुत सारे यूके लोग यहाँ पे आते हैं और कम्युनिकेशन दोनों मुल्क के बिटवीन बहुत अहम है। बिल्कुल ऐसा ही है और उसके ऊपर आप काफी काम करें। अच्छा स्नेहा, अभी जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तो उससे पहले मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रही थी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और खुद अभी इस वक्त आप लाहौर में, अब तो देख रहे हैं कि लाहौर की गर्मी क्या है, ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यूके पाकिस्तान को किस तरीके से हेल्प कर रहा है या कर सकता है कि हम क्लाइमेट चेंज पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकें? ये हमें के लिए प्रायोरिटी है। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली है, हो रहा है। पाकिस्तान का गलती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 8th मोस्ट वनरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज से। 8th मोस्ट वनरेबल है और 34th लीस्ट प्रिपेयर्ड। फिर यूके के पाकिस्तान के साथ बहुत काम कर रहे हैं। जब फ्लड्स हुआ 2022 में, यूके 2.28 मिलियन पाउंड्स दिया फ्लड्स के लिए और 2.3 मिलियन लोगों को डायरेक्टली हेल्प किया। लेकिन फ्लड्स कहानी का एंड नहीं है। बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है फ्लड्स के बाद और पाकिस्तान अभी भी बहुत वनरेबल है। फिर हम 1.5 मिलियन लोगों को सपोर्ट किया रेजिलियंस के लिए और वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहा है और होंगे। स्मॉग है लाहौर में, हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं स्मॉग के बारे में। फ्लड्स होंगे, हीट वेव्स भी होंगे। फिर कंट्री रेजिलियंस चाहिए इसके बारे में। फिर हम बहुत काम कर रहे हैं इसमें। फिर गिलगित बल्तिस्तान में फॉर एग्जांपल हम वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा। फ्लडिंग, टू स्टॉप फ्लडिंग। और सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि आप गवर्नमेंट लेवल पर तो इतने बड़े प्रोग्राम्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के लिए स्नेहा इंडिविजुअली, आपने कहा ना कम्युनिकेशन पर भी आपका बड़ा, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमने इतनी बड़ी आफत का मुकाबला करना है। बिल्कुल, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। जो भी है हम सब कुछ कर सकते हैं। वो काम गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि लोग ये वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं, ये एंटी फ्लडिंग सामान बिल्ड कर रहे हैं। फिर वो पता है कैसे करना है और फिर रिपेयर कर सकते हैं, नया वर्ल्ड्स भी बिल्ड कर सकते हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का? रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत कम्युनिटी सब आ रहे हैं और सब साथ कर मतलब लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा होगी कि हम लोगों को ये काम करना है और फौरी तौर पर करना है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और अहम मामला जो कि यूके गवर्नमेंट कर रही है विद इन द पाकिस्तान, ट्रेवलिंग स्कॉलरशिप्स का सुना है मैंने, ये क्या है? हाँ,
फिर ये भी मैं काम करती हूँ। और चीवनिंग स्कॉलरशिप बहुत अच्छे प्रोग्राम है, 1 साल का स्कॉलरशिप है। अच्छा। और मिड करियर प्रोफेशनल्स UK जाते हैं, ठीक है। और लिविंग कॉस्ट्स, ट्यूशन फीस सब कुछ कवर्ड है। अच्छा। ये स्कॉलरशिप के साथ सब कुछ कवर्ड है। Wow। फिर आपका सिर्फ काम है स्टडी और सीखने, और वो स्कॉलर्स वापस तो आते क्या हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं? सब कुछ अच्छा, सब करते हैं, जा सकते सब हैं। कुछ करते हैं, बहुत वैरायटी है। साइंस करते हैं, आर्ट्स करते हैं, सब कुछ। अगर एक फील्ड है, एक पर चीवनिंग का कंपल्शन ये कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पर स्किल होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि UK में स्टडी कर रहा उसका है। एक्सेंट फिर वहाँ का लोगों का होना, मतलब पिक करना, क्योंकि जब लेक्चर्स मिल रहे होते हैं तो बाजू का आपको लेक्चर समझ नहीं आती है अगर आप उस एक्सेंट को पिक नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत हमारे पास 2000 अलुमनाई है नेली अच्छा, पाकिस्तान वाओ। में, और बहुत अच्छे पोजीशंस में है। सीनियर जजेस, सीनियर पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट्स, सब कुछ। अगर इंडस्ट्री है फिर चीवनिंग अलुमनाई भी है उसमें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, या जर्नलिस्ट के लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं आप लोग? फिर जर्नलिस्ट चीवनिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। हमारे पास एक और भी ऑफर है बंडल्स जर्नलिस्ट ऑफ के लिए। ऑफर्स लेकर आएंगे आप हमारे पास। फिर एक साउथ एशियन जर्नलिस्ट प्रोग्राम है। अच्छा। और 3 महीने के लिए ये स्टूडेंट्स UK जाते हैं, मिड करियर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। ठीक है। और सबसे अच्छे प्रोफेशन में के साथ सीखते हैं। nice। वो BBC जाते हैं, वो सब UK का न्यूज़ स्टूडियोज जाते हैं, लोग एक्सपर्ट्स मिलते हैं, Nice। एक्सपर्ट्स के साथ सीखते हैं। और जर्नलिस्ट इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और Wow। बांग्लादेश के साथ सीखते हैं। फिर भी साउथ एशिया बिल्कुल, में आपकी कनेक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, आपको पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में जर्नलिस्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक आपकी अलग से एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कनेक्शंस पूरा जिंदगी के लिए रहते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कुछ रीजनल स्टोरी होता है, फिर पता है कौन कौन। तो ये जो आप बता रही है मुझे साउथ एशिया जर्नलिज्म प्रोग्राम, ये कब से कब तक होगा, और इसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो इस वक्त सुन रही है वो कब से कब तक अप्लाई कर सकती है? जी, फिर एप्लीकेशन ऑटम में ओपन करेंगे साउथ एशियन जर्नलिज्म प्रोग्राम के लिए। कब ओपन कर? अक्टूबर में? ऑटम में, सितंबर और okay। चीवनिंग के लिए अगस्त में open चेवनिंग के लिए करेंगे। अगस्त में होगी, ठीक जी। है। और दोनों की कोई कैटेगरी, या वो लोग जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको आप थोड़ा बता सकें कि अप्लाई करते वक्त ये क्वालिफिकेशन या ये चीजें होना जरूरी है, इस कैटेगरी में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आइडेंटिटी मैटर नहीं करता है। ठीक है। जहाँ पे मुल्क में है अप्लाई कीजिए। ठीक है। Doesn't matter what your background is, doesn't matter what your beliefs are, all it matters is your आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप काम किया। मिनिमम कितने एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए? मिनिमम 3 साल। मिनिमम। और फिर रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड? जी, रेलेवेंट फील्ड में। और आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया। ठीक है। जो वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर लीडर्स। फिर आप बोला क्या इम्प्रेसिव किया आपने फील्ड में, आपने काम में। doesn't matter कौन सा फील्ड है, what matters is you're impressive, you're thinking of how to change things, you're thinking about how to help people as well, so you're going to go back and help people with what you learn, and you're thinking about how to make a difference. Because exactly, अगर आप यहाँ से जा रहे हो और वहाँ से वापस आएंगे तो आपकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि फिर यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एजुकेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और it doesn't matter who you are, where you're from. We've had people from every province in Pakistan, KP से, गिलगित-बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, इस्लामाबाद से, सब जगह से। लास्ट ईयर 2 हिंदू स्कॉलर्स भी थे और एक ट्रांसजेंडर स्कॉलर भी था। फिर कम्युनिटी, बैकग्राउंड, ये सब मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है आपका एम्बिशन, आपका स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस, सिर्फ ये। So now how long you're going to stay in Pakistan? What are your future plans? 1 या 2 साल और मैं यहाँ पे अच्छा, इतना पसंद आ गया? जी, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या एंजॉय कर रही हैं सबसे ज्यादा? लाहौर में कहाँ पर गई हैं? फिर मैं वाघा बॉर्डर गया जब मैं पहले लाहौर में था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। देखा आपने, बड़ा बूस्टअप हुए, बड़े चार्ज हुए होते हैं लोग वहाँ पर। नहीं, बहुत मजा आया। कुछ लाहौरी खाबे ट्राई किए? अब पानी पूरी खाया Really? में। बहुत
मजे बहुत का अच्छा लगता खचा है बहुत पानी होता है पूरी मेरे गिल्टी प्लेजर है अगर पानी पूरी है मैं खाऊंगी तो फेवरेट फूड इस वक्त क्या लगता है आपको कि अगर लाहौर आ रही हैं तो चलिए ये खा लें। वैसे कराची भी आपने कहा ना कि आपका विजिट हुआ वहां पर, जी, तो कराची जी। में क्या ट्राई किया? नहीं बहुत चाट्स और सब कुछ खाया कराची में। मैं गोश्त नहीं खा सकती लेकिन पालक पनीर पाकिस्तान में सबसे अच्छा है। Really? जी बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, मैंने पाकिस्तान का पालक पनीर नहीं खाया और स्नेहा ने पाकिस्तान का पालक पनीर खाया है। ये मेरे लिए बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइए कि लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो, हर एक शहर की अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन आपने कहा ना लाहौर के कल्चर में बड़ी चहल पहल नजर आती है। लाहौर की मार्केट्स गई हैं आप? ये लिबर्टी या फिर यूं कह लीजिए इचरा मार्केट, कुछ इस तरह की मार्केट विजिट की, लोकल मार्केट्स? जी गया, बहुत अच्छा एनर्जी है वहाँ पे। एनर्जी है। कुछ खरीदा? बहुत सारे स्कार्फ्स। आई नीड टू स्टॉप। मेरे पास एक अच्छा। फुल वार्डरोब स्कार्फ्स है अभी। वाओ, वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगती है। और मेरे शादीशुदा पहले हुआ 2-3 हफ्ते पहले और टीका और ज्वेलरी सब कुछ यहाँ से। वेरी नाइस। तो एथनिक ज्वेलरी भी आपको बड़ी पसंद आई है? जी, हाँ, जी। तो पाकिस्तानी कल्चर, अच्छा पाकिस्तानी कल्चर पे इंडियन कल्चर में ना थोड़ी सिमिलैरिटी है, प्लस यूर इंडियन, तो वो एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंडियंस को भी। लेकिन हम लोग बड़ा वेट कर रहे होते हैं कि अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो हम साड़ियाँ जरूर लेकर आएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि नहीं कल्चर बिल्कुल सेम है दोनों मुल्क में, दोनों कंट्रीज में बिल्कुल कल्चरल सेम है। अच्छा, दूसरा ये भी कुछ ऐसा जो कि आप पाकिस्तान में चाह रही हो कि ये नहीं हो रहा लेकिन अब ये ऐसा होना जरूर चाहिए, यहाँ पर कुछ आपने फील किया हो कि पाकिस्तान में इस चीज की कमी है, हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनको पाकिस्तान में टूरिज्म एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज पर काम करना चाहिए? पाकिस्तान का हेरिटेज ने बहुत इम्प्रेसिव है। मैं हड़प्पा गया। अच्छा। और I couldn't believe my eyes. It was beautiful. It was बहुत well maintained था। वो 4,000 year history है यहाँ पे और not many countries have a 4,000 year 4,000 history. years of And it's just I tell everyone come to Pakistan, visit it, visit Harappa, and I really hope that Pakistan does maintain this heritage, maintain these sites, and bring people to them. क्योंकि बहुत इम्प्रेसिव है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोहनजोदारो भी है। मैं लेकिन किस मौसम में गई थी आप, क्योंकि गर्मी वहां पर बहुत होती है? बहुत गर्मी होती है और इस वक्त से क्लाइमेट पॉलिसीज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिस इजंट हैपनिंग जस्ट बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है और फिर गर्मी ज़्यादा हो रहा है, फ्लडिंग ज़्यादा हो रहा है, स्मॉग भी ज़्यादा हो रहा है और ये वी नोटिस इट व्हेन देयर इज अ हीट वेव, but even when there's not, it's the climate change, it's emissions, that is causing. अच्छा, चूंकि स्नेहा मतलब एज आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को लेके ना मतलब काम कर रही है यहाँ पर और आपका एम्बिशन भी ये है कि विद इन द पाकिस्तान कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए जाएं जो कि बड़े पॉजिटिव हों। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और कहते हैं ना कि जब दो लोग बैठते हैं तो आपस में डिस्कशन तो होती है, तो मेरी कुछ यूं कह लीजिए एक सजेशन होगी कि आप मैसिव लेवल पर तो कर रही हैं लेकिन माइक्रो लेवल पर भी जो है ना लोगों की अवेयरनेस के लिए काम होना चाहिए यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि उन लोगों ने अपनी एनवायरनमेंट को सेफ कैसे रखना है। वो जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में पहले भी बात कर रही थी ना, उसके लिए कुछ प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। जी बिल्कुल, हम जर्नलिस्ट भी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। लोगों के एक्सप्लेन करने हैं क्या क्लाइमेट चेंज है, हाउ इट अफेक्ट्स यू। फिर हम एक वर्कशॉप किया 70 जर्नलिस्ट के साथ। ठीक है, विद इन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में, और हम सोच रहे हैं कैसे ज्यादा। तो लाहौर में कोई ऐसी वर्कशॉप आप प्लान करने का इरादा रखती हैं? हम अभी सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं खुद भी इस्लामाबाद रही हूँ 4.5 से 5 साल, तो वहां पर जर्नलिस्ट के पास एक्सपोजर बहुत होता है क्योंकि मोस्टली मिनिस्ट्रीज या मोस्टली एम्बेसडर्स वगैरह वहीं पर रह रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग में ना वो लोगों को एंगेज करके रखते हैं। यही वजह होती है कि जो लाहौर का जर्नलिस्ट है, जो कराची का जर्नलिस्ट है ना, वो इस किस्म की कैंपेन्स का पार्ट नहीं बनता। अब जैसे आप आज मॉर्निंग शो में आई, ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि इंफोटेनमेंट है, इसमें टोटल करंट अफेयर को हम डिस्कस नहीं करते, तो लोग इस चीज को पसंद करते हैं जो आप बात कर रही हैं। और सब व्यूअर्स भी कुछ कर सकते हैं घर में, इवन एज स्मॉल एज लाइट्स, water use, thinking about your water use, thinking about the car you're using, what is it letting out, is it very old, does it need to be looked at, and if even things like having very old cars, having one go out, having one mechanic looking at it can make that car safer for the road and release less emissions. If you're working in a farm, there are ways to think about how you can
better use Specifically, it's all water. about the smoke. So instead of using flood irrigation in a farm, using installing drip irrigation, thinking of other ways than burning crops when you're at the end of a crop rotation. Everyone can do something. It's not. We need change at a government level, but we also need to do our bit at the individual level. So we need both together. सो प्लीज मैं बस ये चाहूंगी क्विक आप स्मोक के बारे में मुझे बता दें, क्योंकि स्मोक अब पाकिस्तान का जो है ना वो बहुत 5वां बुरा सीजन बन हालत चुका है। है, उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो मैनेज कर सकते हैं? फिर smog, it is not just happening in winter, and that's the most important thing. क्योंकि ठंड होता है फिर देख सकते हैं कितने बुरा पोल्यूशन right. है, लेकिन पोल्यूशन बुरा है साल भर. So it shows how साल much भर you worked on problem it भी है. and your research. फिर क्या ज़रूरत है is हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें बारे. ट्रांसपोर्ट एमिशंस बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. बहुत contribute